हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो गाइज, आपके लिए एक और ग्रेट न्यूज है हमारे पास, दैट इज DSSB TGT वैकेंसी, जिसके बारे में आई होप आप लोग इस टाइम तक जान ही गए होंगे। DSSB ने भी TGT की वैकेंसी जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया है एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कब से 9 अक्टूबर से फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले हमने जाना था इससे प्रीवियस वीडियो में EMRS की वैकेंसी के बारे में, और उससे पहले हमारे पास यूपी में जो वैकेंसीज हैं JIC लेक्चरर की है और LT ग्रेड की है। एक हमारा यूपी TGT PGT के एग्जाम जो है वो अभी हमारे होने बाकी हैं, जो 2022 वाली वैकेंसी थी। एंड नई वैकेंसी का भी सुनने में आ रहा है बहुत दिनों से कि नई वैकेंसी भी TGT PGT की आएगी। ये सारी चीजें मैं आपको काउंट करवा रही हूँ। इसका मतलब यही है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर, कि जो सपना आप सालों से देख रहे हैं और यूपी में हमें सालों से इंतजार करना पड़ा था जिन वैकेंसीज के लिए, वो वैकेंसीज अब हमारे सामने हैं। और उसके साथ साथ आपके पास ये DSSB और EMRS वाला ऑप्शन भी है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाय चांस आपका कहीं हल्की सी चूक हो जाती है और आप वो वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस फिलहाल अवेलेबल है तो आप इनमें से किसी न किसी में जॉब इस बार ले लेंगे जरूर। ऐसा पक्का इरादा बनाकर आप तैयारी कीजिए इस बार। ऑल्दो जो DSSB वाली है और KVS की हैं, ये जो वैकेंसीज हैं ये हमें देखने को मिलती हैं एक निश्चित टाइम के बाद ये आ ही जाती है। बट अगर हम यूपी वाली वैकेंसीज की बात करें, इनका हमें लंबे समय से इंतजार था, जो अब हमारे सामने वैकेंसीज हैं और हम उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि एग्जाम जो है वो भी जल्दी ही कंडक्ट कराए जाएंगे। बट अगर यूपी वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें भी कुछ डिले होता है और रिजल्ट आने में या किसी भी चीज में कुछ डिले होता है, बट इनकी अगर हम बात करें DSSB की और KVS की वैकेंसी भी जो हमें सुनने में आ रही है कि जल्दी आपको देखने को मिलेगी, इनके एग्जाम भी मैं बात करूं बच्चों तो एग्जाम लगभग टाइम पर हो जाते हैं। और 1 या 1.5 साल का हम टाइम अगर माने, उसमें कभी कभी इससे ज्यादा हो सकता है, बट मोस्टली इतने टाइम में ये वैकेंसीज पूरी हो जाती है। मीन्स इनके एग्जाम, इनका रिजल्ट और सब कुछ आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल कहने वाली बात यह है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही गोल्डन चांस है कि इस टाइम पर अपनी जी जान लगा दीजिए प्रिपरेशन में। अगर आपको जॉब लेनी है और आप सीरियस हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। एक पॉइंट और यहाँ पर कि हम आपकी गवर्नमेंट जॉब पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि आपको ले ही लेनी चाहिए, बिकॉज ये सब चीज आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट में, कुछ प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स को छोड़कर बाकी सबका ये हाल है कि सैलरी वो बिल्कुल ना के बराबर देते हैं टीचर्स को, उसी काम के लिए जिसके लिए जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स वाले टीचर्स हैं, वो 70-80,000 ले रहे हैं और उसी काम के लिए वो 10,000 15,000 इतना दे रहे हैं। तो उस सैलरी में किसी का काम नहीं चलता है और इसी डिफरेंस की वजह से फाइनेंशियली हमें सिक्योर होने के लिए गवर्नमेंट जॉब की हम प्रिपरेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें वहां पर जॉब मिल जाए। ऑल्दो इस पर ध्यान जाना चाहिए उन स्कूल्स के हेड का भी और गवर्नमेंट का भी। कुछ पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि भाई आप टेट क्वालिफाई लो, वहां पर भी आप एग्जाम जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स में सिलेक्शन हो रहा है उसी तरह से रिटन टेस्ट लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, बिल्कुल सेम पैटर्न रखिए जो गवर्नमेंट जॉब वालों का है। उससे क्या होगा, ना तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होगी, इतना ज्यादा कंपटीशन होगा गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। जब हमें वहीं पर अच्छी सैलरी मिलेगी, हम वो प्रिपरेशन एग्जाम की गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कर रहे हैं, तो हम प्राइवेट में भी वही सारी फेजेस से हम कर सकते हैं, हम सिलेक्शन ले सकते हैं। बट आप करो तो सही, अगर दोनों तरफ एजुकेशन वहां पर भी बच्चों को दी जा रही है, वहां पर भी वेल क्वालिफाइड टीचर्स जा रहे हैं और यहाँ पर भी वही जा रहे हैं, बट यहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा क्यों है, यहाँ क्यों आना चाहते हैं लोग, ये सैलरी का जो डिफरेंस है दोनों में। और बाकी है तो प्राइवेट सेक्टर्स में और में भी ऐसा, बट यहाँ पर एजुकेशन के मामले में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सैलरी का, वो बहुत बड़ा है। इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि उसी चीज के लिए हमने अभी बात की कि कितना ज्यादा डिफरेंस है सैलरी का, इसलिए वहां पर कंपटीशन, गवर्नमेंट के लिए कंपटीशन ज्यादा है, होना चाहिए। बल्कि वहां पर भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल्स में भी सैलरी आपको सही मिलनी चाहिए, बट इस चीज पर ना तो वो ध्यान देते हैं, ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है। तो अभी हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करें और अपने आप को वहां अपना सिलेक्शन ले सकें। सो DSSB की मैं बात करूं बेटा, तो एक तो एडवांटेज इसका ये है कि आपकी यूपी की वैकेंसी की तरह यहाँ पर डिले होने के चांसेस बहुत कम हैं, होते तो हैं यहाँ पर भी, बट उसकी कंपैरिजन में यहाँ चांसेस कम है। आप प्रिपरेशन करें तो 1-1.5 साल के अंदर आपकी वैकेंसी अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो पूरी हो जाती है और आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं।
9 अक्टूबर से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और 7 नवंबर तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। जैसा हमारा यूपी में होता है, तो हम क्या करते हैं, यूपी में जो हमारी टीजीटी की पोस्ट होती है वो टीजीटी बायो के लिए अलग होती है और टीजीटी साइंस की पोस्ट अलग होती है। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर टीजीटी नेचुरल साइंस की ही पोस्ट है हमारे पास बायो के लिए, बिकॉज 10th तक जो बायो होता है वो सेपरेट सब्जेक्ट की फॉर्म में, तो सेपरेट सब्जेक्ट तो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर केवल नेचुरल साइंस की वैकेंसी होती है। एक चीज और यहाँ पर जब आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो वहां हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, इतने साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज में कि आप जब एलिजिबिलिटी देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट वहां पर मेंशन है कि इनमें से आपने कोई एक भी अगर स्टडी किया हुआ है अपने ग्रेजुएशन में तो यहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। तो नेचुरल साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, किसी ने माइक्रोबायोलॉजी कुछ भी पढ़ा है तो वो अप्लाई कर सकता है। और पोस्ट की अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 630 है किसके लिए, मेल के लिए, और 502 है किसके लिए, फीमेल के लिए। अच्छी खासा नंबर हम इसको बोल सकते हैं। आप अगर बहुत ठीक ठाक प्रिपरेशन करते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन। नेक्स्ट जो थिंग है हमारी वो है कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन DSSB पोर्टल। मोस्टली एग्जाम्स में आप जो भी वैकेंसी आजकल देखते हैं इसी तरह से होता है कि जो DSSB है उसके पोर्टल पर आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना है, तो आपकी सारी डिटेल्स वहां चली जाती है। ये वन टाइम प्रैक्टिस या एक्सरसाइज होती है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाता है। तो आप DSSB की आने वाली जो भी वैकेंसी होगी उसमें फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपकी वो डिटेल्स वहां से ले लेते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। और एक जो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने, वो बोला है कि आपको अप्लाई कर देना है मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट से बहुत पहले ही अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट तक का वेट ना करें, बिकॉज लास्ट डेट पर साइट जो होती है ज्यादा लोग उस टाइम तक चलते हैं, बिकॉज सबका ये नेचर होता है कि डिले करते रहते हैं चीजों को, तो लास्ट में जाके फिर वो साइट बिजी चलती है और अगर कोई अप्लाई ना कर पाए तो DSSB उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। तो जैसे ही अप्लाई करना स्टार्ट हो जाए, ओपनिंग डेट आ जाए, आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है, अप्लाई कर देना है। एक और बड़ी अच्छी चीज है इस वैकेंसी की कि वुमेन कैंडिडेट्स SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन जो है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। इनको एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है, और जो कि कितनी है, 100 रुपीज है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो पे करेंगे और उसके लिए कितनी फीस है, 100 रुपीज है, और वो SBI e-पे के थ्रू पे होगी। नेक्स्ट जो एग्जाम के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दिस इज 1 टियर एग्जाम। ये एक 1 टियर एग्जाम है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी और अलग अलग एग्जाम्स दे रही थी तो मुझे इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यही लगती थी। किसी में आपको क्या मिलेगा, 2 टियर एग्जाम, उसमें एक आपको प्री मिलेगा, किसी में डेस्क्रिप्टिव मिलेगा, प्री के बाद किसी में आपको इंटरव्यू मिलेगा, जैसे KVS में इंटरव्यू होता है, UP PGT में भी सेकंड स्टेप जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। बट इस एग्जाम की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पर केवल आपका एक टियर एक एग्जाम है, दैट इज रिटन एग्जाम, ना कोई इंटरव्यू है ना कोई डेस्क्रिप्टिव है। तो और एग्जाम जो है हमारा वो 2 आवर्स का है। अभी भी आप देखोगे UPGIC में भी हमारे पास 2 स्टेप हैं, UPLT ग्रेड में भी हमें डेस्क्रिप्टिव भी देना है, प्री भी देना है, मेंस भी देना है और प्री भी। ये जो हमारी वैकेंसी है और जो EMRS वाला है वो भी 2 टियर है। तो DSSB वाले की अच्छी बात है कि आपको एक एग्जाम में जी जान लगा देनी है, अगर आपने वहां अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 घंटे का हमारा पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स। ये जो 200 क्वेश्चन वाली बात है, आपको वैसे ये कम या ज्यादा क्या लगता है वो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे हिसाब से 200 क्वेश्चंस और वो भी DSSB के लेवल के 2 घंटे में करना, टाइम तो देखो लिमिटेड है, टाइम तो कम है मेरे हिसाब से। मतलब आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे मॉक टेस्ट, ये चीज भी नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया हुआ है कि DSSB की साइट पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अच्छी बात है ये कि मॉक टेस्ट आपको कहीं और से ना मिले या कहीं और से आप नहीं ले पा रहे हो तो DSSB की साइट से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आप देकर देखिए 2 घंटे में इसके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है DSSB के, उनको 2 घंटे में करना बहुत बड़ी बात है। और आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मीन्स आपको इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी। जिनका सोल्व करने वाली जो चीजें हैं ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ तो फिजिक्स में, हमारे पास फिजिक्स में या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन हो सकता है, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन भाई मैथ्स भी है, यहाँ पर रीजनिंग भी है, वहां भी सोल्व करना है। तो 2 घंटे का मतलब है कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए।
200 मार्क्स यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द पैटर्न ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर। एग्जाम का जो हमारा होगा वो पैटर्न और क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू, यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे क्या होगा, एमसीक्यू ही होंगे यहाँ पर टोटल, और 1 मार्क के होंगे एक क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या होगा, जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के हम कहते हैं जिसे। सेकंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। थर्ड हमारा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मीन्स हमारा मैथ्स होगा, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मीन्स यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होंगी। और 5 पार्ट हमारे ये सेक्शन ए में है, और पांचों पार्ट्स 20 मार्क्स के होंगे, 20 ही क्वेश्चन होंगे। 20 मार्क्स के 5 पार्ट्स हैं, 20 क्वेश्चन, 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स, 20 जीएस, 20 हिंदी और 20 इंग्लिश के। इस तरह से ही हमारा सेक्शन ए है। एंड नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास एमसीक्यू होंगे, वही 1 मार्क ईच। एंड यहाँ पर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड से या टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट सपोज हमारा, जैसे हमारा क्या है नेचुरल साइंस है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से होंगे क्वेश्चंस, और प्लस बीएड या टीचिंग मेथोडोलॉजी से होंगे। यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे, कंबाइंड मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए देखे जाएंगे दोनों सेक्शन के, बट मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जितना भी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो आपको लेने पड़ेंगे। मीन्स अगर आपके सेक्शन ए में बहुत अच्छे बन रहे हैं बट सेक्शन बी में आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी फाइनल, वो दोनों के मार्क्स के कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पर होगी, बट आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए में कुछ नहीं है। सेक्शन ए में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाने हैं, उसमें आपके कम हो सकते हैं, बट सेक्शन बी में, ध्यान से सुनेंगे, सेक्शन बी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे मेरिट में आने के लिए। नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्युएशन और रीटेस्टिंग, मीन्स आंसर शीट्स का री इवेल्युएशन का कोई प्रोविजन नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की हमारी यहाँ पर, और क्वेश्चंस जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर। हिंदी वाला हिंदी में होगा ओनली, और इंग्लिश वाला इंग्लिश में। बाकी जो हमारे सारे पोर्शन है वो बाइलिंगुअल होंगे, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट जो मार्क्स होंगे उनको नॉर्मलाइज किया जा सकता है इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत होती है तो DSSB मार्क्स को नॉर्मलाइज कर सकता है, और उसके पोर्टल पर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि किस तरह से मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। उसी के बेसिस पर मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाएंगे, और उन्हीं के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है हमारे क्या होंगे, जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40%, OBC जो दिल्ली की है उसके लिए 35%, SC ST और PWBD यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए 30%, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5% इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, उनकी कैटेगरीज में सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%, मिनिमम 30% की। मीन्स ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आपको मेरिट लिस्ट में प्लेस मिलेगा, जगह मिलेगी। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए इतना तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन में ज्यादा हैं, उनको हायर रखा जाएगा मेरिट में। सपोज 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं, तो किसको हायर रखा जाएगा मेरिट में, सेक्शन हमारा जो कैंडिडेट्स जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन यानी कि सेक्शन बी में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको मेरिट में हायर रखा जाएगा अगर आपके सेम मार्क्स आते हैं। बट अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी किसी के सेम हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो एज में सीनियर होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मीन्स सिलेक्शन में हायर मेरिट में उसको रखा जाएगा जिसकी एज ज्यादा होगी जिसकी। बट अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए बाई चांस, तो क्या होगा, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट नेम जो है वो पहले आएगा इंग्लिश नेम में उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 इयर्स का है। वैसे यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 इयर्स है TGT के लिए, बट ये रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और PWBD कैंडिडेट्स और अगर अनरिजर्व कैटेगरी या EWS में आ रहे हैं तो उनको 10 इयर्स का, एंड PW कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स और उनकी कैटेगरी SC ST है तो 15 साल का, और अगर वही कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC हैं तो उनको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
इसके बाद एज रिलैक्सेशन की ही बात करें तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, मींस जिन्होंने जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है विद एटलीस्ट 3 years कंटिन्यूअस सर्विस, only to central government civilian employee of all department, autonomous or local bodies of government of NCT of Delhi, उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा? फॉर ग्रुप बी पोस्ट अप टू 5 years फॉर ग्रुप बी पोस्ट विच आर इन द सेम लाइन और एलिट कैडर, जो सेम लाइन या सेम कैडर की पोस्ट पर है उसके लिए उनको, जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस की हुई है, 5 years का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन है ग्रुप बी पोस्ट पर, नॉन गैजेटेड पोस्ट पर, उनको जितना उनका मिलिट्री सर्विस का पीरियड है वो प्लस 3 years और मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55 years तक का एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एज की या एक्सपीरियंस की या फिर और जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो सबकी सब इस पोस्ट के लिए डिटरमाइन की जाएंगी एज ऑन 7/11/2025, मीन 7 नवंबर की जो डेट है, जो क्लोजिंग डेट है हमारी एप्लीकेशन की, उससे कैलकुलेट की जाएंगी सारी चीजें, आपकी एज वगैरह या एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ। एक जो हमारे एग्जाम के बारे में DSSB की इस पूरे नोटिफिकेशन में दी हुई थी बात, वैसे वो बात की चीज है जब हम एग्जाम देने जाएंगे, बट फिर भी ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत सारे बच्चों को फेस करनी पड़ती है। वहां जाकर फिर वो लोग एंट्री नहीं देते हैं और हमें एकदम से होपलेस हो जाता है बच्चा कि क्या करूं। तो उन चीजों का भी अब आपको, वैसे मोस्टली एग्जाम में यही होता है तो आप रखेंगे ध्यान, जाहिर सी बात है, बट फिर भी ड्रेस कोड जो है आपका वो कैसा रहेगा एग्जाम के टाइम पर? लाइट क्लोथ्स विद हाफ स्लीव्स, नॉट हैविंग बिग बटन्स, ब्रूच और बैज या फ्लावर एटसेट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, विद सलवार और ट्राउजर, एंड स्लीपर्स या सैंडल्स होंगे विद लो हील्स, नो शूज अलाउड। यहाँ पर हम वैकेंसी की बात करें गाइज तो TGT मैथमेटिक्स मेल फीमेल, यहाँ पर हम नेचुरल साइंस पर आए अगर अपने तो 306 अनरिजर्व में, 116 OBC में, 84 हमारी यहाँ पर किसकी है, 84 SC की, 53 ST की एंड 71 EWS और टोटल 630 और PWBD इसमें 33। ये हमारी मेल की वैकेंसीज का नंबर है पोस्ट का। एंड फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी यहाँ पर क्या है, 220 हमारी अनरिजर्व्ड में, 120 OBC में, 56 SC में, 34 ST में, 72 EWS में एंड यहाँ पर 72 के बाद 502 टोटल और 40 हमारी PWBD कैंडिडेट्स की। सो ये नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं टोटल, और टोटल सारे सब्जेक्ट की देखें तो 5346 ये हमारे नंबर ऑफ वैकेंसी या पोस्ट हैं। आफ्टर दैट डिटेल्स हैं बच्चों, नेम ऑफ पोस्ट या पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पे स्केल, एज लिमिट, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स का दिया हुआ उन्होंने, मेल और फीमेल का दिया हुआ है। आफ्टर दैट ये इंग्लिश का है हमारा, एंड इंग्लिश के बाद आप देखेंगे सोशल साइंस का है। सोशल साइंस के बाद नेचुरल साइंस पे आते हैं, हम अपनी बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो वैकेंसीज हमने देखा कितने कितने किस कैटेगरी में है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? अ बैचलर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मीन्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट क्या? या तो फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 50% मार्क्स मिनिमम है। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years। जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हुआ हो। कंसर्न सब्जेक्ट मीन्स फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। या तो ये एलिजिबिलिटी हो आपकी, ये क्वालिफिकेशन हो, या फिर मास्टर्स डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में, फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईदर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री। यानी आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है उसी सब्जेक्ट में तो आपके या तो 50% आपने मास्टर्स में लिए हो या फिर बैचलर्स डिग्री में। सपोज आप बैचलर्स डिग्री में आपके 50% नहीं आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके मास्टर्स में अगर 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या कोर्स या डिग्री ऑफ BLEd या BSc BEd या BA BEd किसी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और कंसर्न सब्जेक्ट वही आपने 3 साल, 4 साल का है ये प्रोग्राम पूरा, तो 3 साल आपने कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा हो, या तो इनमें से कुछ हो। सेकंड पॉइंट जो आता है एलिजिबिलिटी में वो है अगर आपने केवल बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं किया है, तो आपका BEd या 3 year इंटीग्रेटेड BEd MAd होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नो सेपरेट BEd या BEd MAd इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 4
ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, जो भी हमने बात की ना जिसमें 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, BLEd या BSc B.Ed या BA B.Ed, उसमें नीड नहीं है सेपरेट B.Ed की, बट अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स किया है तो सेपरेट B.Ed चाहिएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पास इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET कंडक्टेड बाय CBSE, मींस आपने CTET क्वालिफाई किया हुआ हो। अब जो PGT TGT के लिए प्रिपरेशन करते हैं यूपी में, उनको टेट की नीड नहीं होती है, तो कुछ नंबर तो यहाँ पर ही कम हो जाएगा, आपके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा, बिकॉज CTET सब लोगों का नहीं है। जिन लोगों का है तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, उनके लिए ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने CTET पास किया हुआ है। अब एक जो चीज़ पॉइंट नोट करने की है वो है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर TGT नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट। इनमें से कोई सा एक साइंस सब्जेक्ट उसने पढ़ा हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। आप देख सकते हो हमारे बायो के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। इनमें से अगर आपने एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन में, बैचलर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द DSSB कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। मीन्स अगर ये जो क्वालिफिकेशन है इसमें रिलैक्सेशन तभी मिल सकता है, DSSB के ऊपर है वो अथॉरिटी के ऊपर, कि अगर कैंडिडेट्स जो है वो अदरवाइज वेल क्वालिफाइड है। तो डिज़ायरेबल कुछ नहीं दिया हुआ है इन्होंने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है, ना इसेंशियल ना डिज़ायरेबल। पे स्केल की बात करें तो 44,900 से 1,42,400, पे लेवल आपका 7 रहेगा। ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है ये, जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गैजेटेड। एज लिमिट की बात करें, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मीन्स 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन हम आपको पहले ही मेंशन कर चुके हैं, किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है सेम डिपार्टमेंट के, उनकी अपर एज में रिलैक्सेशन जो होगा एज ए वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट में वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रह चुके हैं कितना टाइम, और मैक्सिमम उनको 5 साल का मिलेगा, प्रोवाइडेड दे हैव वर्क एटलीस्ट 120 वर्किंग डेज इन दैट पर्टिकुलर ईयर। उस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने कम से कम 120 वर्किंग डेज काम किया हो। ये आपको डिटेल देख लेंगे आप, ये उनके लिए है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उसके बाद फीमेल के बारे में यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, सेम है, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल के लिए। आफ्टर दैट हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स के बारे में है ये चीज़ें। गाइज नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है हमारा सिलेबस। सिलेबस मीन्स हमारा जो ये GS है और रीजनिंग है, इन सब का भी सिलेबस एंड हमारे सब्जेक्ट का भी, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि यहाँ पर क्या लेवल रहेगा एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो गाइज आप लोगों को इस वीडियो से आई होप कुछ ना कुछ क्लैरिटी हुई होगी इस एग्जाम के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर एग्जाम के बारे में एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का एग्जाम है और आपको किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर करना है। सो चलो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और दूसरी बात है कि आप हमेशा याद रखिए, मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी देखने को जरूर मिलता है, चाहे वो किसी भी तरह से दिखाई दे आपको, किसी भी जॉब की फॉर्म में या कैसे भी आपको वो रिजल्ट जरूर मिलेगा। लक मैटर करता है कुछ परसेंट तक, केवल कुछ परसेंट तक। मैं ये नहीं कहती लक नहीं होता, लक भी होता है आपका 1-2% या 2-4%, वो भी चीज़ है, बट आपकी मेहनत ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। एंड आप लोगों को जो भी क्वेरी हो या फिर आप लोग चाहते हैं किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड एज मच एज पॉसिबल मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती रहती हूँ। फिर भी आपकी अगर कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।